किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहे हैं सहकारिता से समृद्धि का बारे में। सहकारिता काई है, एक व्यक्ति सबके लिए और सब एक के लिए, यानी हम की भावना से ओतप्रोत सहकारिता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सहकारिता आंदोलन को एक महत्वपूर्ण इतिहास है। सहकारिता के जरिए अपना छोटा किसान भाई और अपना जो छोटा व्यवसाय है बीने लाभ मिले हैं। सब एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब अपनी स्वेच्छा से मिलकर काम करे हैं। और जहाँ की ई वर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है, तो आज की खासी चौपाल लेकर आए हैं और चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित किया है मंजू राजपाल जी ने, जो कि प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार हैं सहकारिता माए। मंजू जी, थाको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल माए। राम राम जी हाँ, कि आज की चर्चा आप सहकारिता से समृद्धि राखी है और 2025 ने संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है। तो सबसे पहला सवाल कि आ वर्ष में कई खास बात है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिए ई वर्ष ने आ घोषणा मिली है। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, उसके पीछे एक खास मंशा ये है कि इस पूरे वर्ष भर सहकारिता हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। और ये मुख्य मुद्दा सिर्फ भारत सरकार का, राज्य सरकार का नहीं रहेगा, बल्कि सहकारिता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने देश सहकारिता से जुड़े हुए हैं वो सभी सहकारिता को अपने सभी जो उनके आयोजन हैं, उनकी जो चर्चा है, उनका जो विचार विमर्श है, उनकी जो नीतियां हैं, उसमें कैसे उसको प्रमुखता देंगे, उसमें कैसे सहकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हम कैसे नई नीतियों को लेकर आएंगे, वो नीतियाँ कैसे हमारे जनसाधारण के लिए लाभदायक होंगी। और ख़ास तौर पर जो हमारे किसान भाई, लघु सीमांत कृषक, जैसा कि आपने अभी बोला, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से। और इसके अलावा जो हमारा पूरा युवा वर्ग है, तो एक तरह से मैं कहूँगी कि पूरा ग्रामीण परिवेश जो है वो सहकारिता के रंग से रंगा हुआ है। और ग्रामीण परिवेश के साथ साथ हमारा पूरा जीवन ही सहकारिता से रंगा हुआ है। तो क्यों इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है,
उसका एक मुख्य मंतव्य तो यही है कि पूरे वर्ष भर हम सहकारिता को मुद्दा रखेंगे। दूसरा इसका मुख्य मंतव्य ये है कि जिसको हम एक वर्ष की थीम मान लेते हैं, उस दिशा में फिर हम प्रतिबद्ध होके अपनी पूरी सेवाएं उस दिशा में देते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हमारी नीतियों का मुख्य आधार फिर वही रहेगा, हमारी चर्चा का मुख्य आधार वही रहेगा। तो एक तरह से ये कहेंगे कि सभी के जनजीवन को छूने के लिए, सभी के जनजीवन को बेहतर बनाने के लिए सहकारिता किस तरह से कारगर हो सकती है, मददगार हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी घोषणा की गई और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नवंबर 2024 में इसका शुभारंभ भारत मंडपम से किया है। जी, सहकारिता से समृद्धि आ रही है, इनमें तो कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि अपना जितना भी छोटा व्यवसायी है, किसान भाई हैं, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। लेकिन जो सहकारिता से समृद्धि योजना है, की परिकल्पना काई है, इन्हें आप क्या समझ सका? देखिए, भारत सरकार में सहकारिता पहले कृषि विभाग का ही एक हिस्सा हुआ करती थी और कृषि मंत्रालय जो है वो मुख्य तौर पर कृषकों के लिए काम करता था। तो जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनके लिए जब हम काम करते हैं तो उसमें सहकारिता अपने आप में जो मुख्य भूमिका निभा रहा था, उसको किस तरह से और अहम मुद्दा बनाया जाए, किस तरह से उसके माध्यम से और लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने 3 वर्ष पहले सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और सहकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में एक नई पहल की शुरुआत करते हुए, जिसमें अभी तक 54 पहल शामिल की गई है, जिसका मुख्य आधार ये है कि हम सहकारिता से जुड़े हुए जो परिवार हैं उनको समृद्धि की राह पर कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने का काम जो हमारी पैक्स है, जो हमारी प्राथमिक सहकारी समितियां हैं, उनसे लेकर जो हमारा शीर्ष स्तर है, सभी उसमें जुड़ते हैं और उनके जुड़ाव से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं जो उनके मजबूती के लिए, उनके राह के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक थे, उन सभी छोटे छोटे सेगमेंट्स को जिन पहलों में रखा गया, तो वो जो 54 पहल की बात हम करते हैं, उसकी शुरुआत वर्ष 2023 में हुई। उसमें काफ़ी हद तक हम बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन जैसा कि ये क्षेत्र अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, तो अभी भी हमको इस राह पर मिलकर चलना है और ये प्रयास करना है कि इस वर्ष खास तौर पर जब ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, जिसकी थीम ये है कि सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने में सहायक है, तो हम कैसे एक किसान के लिए, हमारे ग्रामीण परिवेश के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने में मददगार साबित हों, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो अपना जो किसान भाई हैं और विशेषकर जिनकी आप बात कर रहे हैं, बिना अपने देश की मुख्य अर्थव्यवस्था की धारा से जोड़ सका हाँ, तो इनके अंतर्गत बहुत सारी योजना भी लागू की हैं। तो कौन कौन सी नई योजनावां आपने सहकारिता विभाग के माय लागू हुई है? देखिए, सबसे पहले जो हमारा मुख्य आधार है वो प्राथमिक सहकारी समिति है, जिसमें किसान सीधे सदस्य होते हैं। बिल्कुल। और और जो प्राथमिक सहकारी समिति है उसको हम कैसे सुदृढ़ करेंगे, उस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो जो सबसे पहल का माध्यम है वो हमारी पैक्स है। उसमें जो प्रयास किया गया है वो ये किया गया है कि जो उनके आर्थिक उन्नयन के लिए आवश्यक है, उनके पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए नीतियों का निर्धारण जो किया गया है, उसको जब वो क्रियान्वित करते हैं तो उसमें कैसे पारदर्शिता रहे, कैसे सबकी जानकारी में वो बातें रहें जो आप कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से भी इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो पहला प्रयास तो ये किया गया है कि जो हमारे पैक्स हैं उनकी मेंबरशिप बढ़ाई जाए, ताकि जो हमारा सहकारिता सेवाओं से लाभान्वित होने वाला वर्ग है वो बढ़ सके। जैसे राजस्थान में अभी हमारी जितनी सहकारी समितियां हैं, उन सहकारी समितियों में अगर मैं कहूँ कि ख़ास तौर पर जो हमारी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं वो 8,200 से ज़्यादा हैं। तो इनके साथ हमारे 80 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। लेकिन 80 लाख परिवार का मतलब ये है कि अभी भी कुछ परिवार वंचित हैं, कुछ क्षेत्र वंचित हैं। तो एक जो दूसरा मुख्य माध्यम रखा गया है वो ये रखा गया है कि जिन क्षेत्रों में पैक्स की पहुँच नहीं है, जिन ग्राम पंचायत पे पैक्स नहीं बने हुए हैं, उन पर इन समितियों का गठन किया जाए। तीसरा ये रखा गया है कि जो समितियों का कार्यकरण है वो पारदर्शी तब हो सकता है जब हम आज के समय के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ें। तो आज का युग जो है वो IT का युग है, AI का युग है। तो इस युग में हम कंप्यूटर से दूर अगर रहेंगे
और पारदर्शी तरीके से अपना क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो बहुत सारी शंकाएं, क्योंकि हम पैसे को डील करते हैं, ऋण की व्यवस्था करते हैं, मिनी बैंक का संचालन करते हैं, तो जितने बड़े लेवल पर हम अपना कार्यकरण देखते हैं उसमें कंप्यूटराइजेशन एक मुख्य अहम मुद्दा था। तो जो हमारी सहकारिता से समृद्धि की पहल है उसको हाथ में लेते हुए अभी मैं कहूँगी कि 7,000 के करीब पैक्स के लिए भारत सरकार ने हमको फंड दिया, और अभी जो हमारा मई तक का लक्ष्य है उसमें 5,000 हमारी जो पैक्स हैं वो गो लाइव हो जाएंगे। उनका पूरा कार्यकरण जो है वो प्रारंभ से लेकर ऑडिट तक, जो उनका सब ऋण देना, ऋण वापस आना, ऋण अनुदान देना, ये सारी जो प्रक्रिया उनकी है वो सब ऑनलाइन होगी। तो ये एक बहुत बड़ी सशक्तिकरण की राह में मेरा मानना है कि बहुत बड़ा कदम है, और हमारी सारी पैक्स हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, और बहुत जल्दी ही राजस्थान में वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारी ये 8,200 जो पैक्स हैं वो इस वर्ष का जो हमारा बजट अनाउंसमेंट है उसमें 2,500 नए पैक्स बनेंगे, ताकि हर ग्राम पंचायत पर एक पैक्स हो। और जो हमारा 7,000 के करीब जो हमारे पैक्स का कंप्यूटराइजेशन है, उससे बची हुई जो पैक्स हैं उनके लिए हमने प्रस्ताव भेज दिया है भारत सरकार में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला समय है उसमें एक ऐसा समय आएगा जब हर पंचायत पर पैक्स है और हर पैक्स कंप्यूटराइज्ड है, उसका कार्यकरण बहुत साफ सुथरे तरीके से होगा। और ई के लिए आप अग्रिम शुभकामनाएं थाने देवा, क्योंकि वाकई में सहकारिता जो काम कर रही है अपना देश का उत्थान के लिए और साथ ही साथ ग्रामीण इलाका का उत्थान के लिए। एक प्रश्न आवे है कि मुख्य उद्देश्य आप सिर्फ अपनी विकास की धुरी रखा या कोई और भी हो सके, और कुणसो वर्ग जो समाज को कुणसो वर्ग है जिन्हें ज़्यादा ई से फ़ायदा होने वाला है? देखिए, मुख्य आधार तो सहकारिता का जो पूरा आंदोलन है उसका आधार हमारा किसान है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कहें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ हमारे बजट में पिछले वर्ष राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री सम्मान निधि प्रारंभ की, और बड़ी हर्ष की बात है कि इस वर्ष उस राशि को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 मिलते हैं हर किसान को डीबीटी के माध्यम से, उसको बढ़ा के राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष 8,000 किया, इस वर्ष 9,000 किया। तो मुख्य जो लाभ है हमारी योजनाओं का वो किसानों को मिलने वाला है, और किसान को मिलने का मतलब मैं मानती हूँ कि पूरे ग्रामीण परिवेश को मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो हमारा महिला वर्ग है जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ है, कोऑपरेटिव में डेयरी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ पे 40,000 प्राथमिक सहकारी समितियाँ जो हैं उसमें एक मुख्य जो हमारा काम करने का, संचालन का जो एक मुख्य आधार है वो पशुपालन से जुड़े हुए हमारे कृषक परिवार हैं। तो कृषक परिवार, पशुपालक परिवार, और फिर जो हमारी महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, और जो हमारा युवा वर्ग है, इन सब को एक तरह से मैं कहूँगी कि नए तरीके से स्वरोजगार से जोड़ना और उनको सहकार से समृद्धि की विभिन्न जो पहल हैं उनका लाभ पहुँचाना, ये मुख्य मंतव्य है। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि आपने जो अर्थव्यवस्था को एक बड़ो हिस्सों अगर माना तो वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े है, और बटे आपनो जो काम होवे है वो खेती किसानी है, पशुपालन है, या आपा जो स्वयं सहायता समूह बनार महिलावां आगे काम कर रही हैं तो वो आने मुख्य धारा से जोड़वा को काम करे है। तो आ ही जानना चाहा कि आपकी नज़र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इको काई प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा प्रभाव तो ये है कि एक स्ट्रीम हमारी जो प्राथमिक सहकारी समितियों के साथ काम कर रही है वो हमारी बैंकिंग स्ट्रीम है। हमारे हर ज़िले में जो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं वो कार्यरत हैं। तो एक मुख्य जो हमारा तरीका है, चाहे वो रुपए कार्ड के माध्यम से है, चाहे एटीएम मशीन्स देने के माध्यम से है, जो हमारा अल्पकालीन कृषि ऋण है उसके माध्यम से है, जो हमारे मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण के लिए भूमि विकास बैंक जो हमारा एक मुख्य आधार है बैंकिंग का, इन सब संस्थाओं के माध्यम से हम प्रयास ये करते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर इस बहुत बड़े सेगमेंट का अगर हमें फ़ायदा लेना है, अगर इनको हमें समृद्ध करना है, इनको अगर हमें सुदृढ़ करना है, तो इनको सबसे बड़ा जो इनके पास में कमी है ज़मीन है, काम करने का जज्बा है, और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने से ये पीछे हटने वाला वर्ग नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी हम देखते हैं वो एक तरह से क्रेडिट की कमी होती है, उनके पास में संसाधनों की सीमितता है। तो हमारा प्रयास जो है वो ये है कि हम इतना अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंश्योर करें
कि हमारे जो कृषक परिवार हैं, पशुपालक परिवार हैं, जैसे पिछले इस बजट में राजस्थान सरकार ने गोपालक हमारे जो साथी परिवार हैं उनके सहयोग के लिए एक गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की, जिसमें उनको 1 लाख तक की क्रेडिट अवेलेबल करवाई जाती है। नया पशु खरीदना चाहें, अपना संसाधन बढ़ाना चाहें, दुग्ध उत्पादन में जो उनके परिवार की भूमिका है वो तभी सुदृढ़ होगी जब उनके पास में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होगा। तो एक तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस तरह की पहल के माध्यम से उनको सस्ती दरों पर क्रेडिट उपलब्ध करवाएं। दूसरा जो राजस्थान सरकार में किया गया है, इस सहकार से समृद्धि की पहल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, पहले हम कृषि क्षेत्र में जो लोन देते थे उस पर हमने इंट्रोड्यूस किया एक नया स्कीम, जिसमें हमने अनुदान देना शुरू किया। जो किसान भाई समय पर अपना लिया हुआ लोन चुकाएंगे उनको PLDB के माध्यम से 5% का ब्याज अनुदान सरकार देती थी, उसको बढ़ाकर 7% पिछले साल हमने किया। फिर हमने ये किया कि जो अकृषि क्षेत्र हैं, जो सहायक गतिविधियां हैं कृषि की, अगर उसमें वो काम करने के लिए ऋण लेते हैं तो उसमें भी हमने 5% अनुदान, ब्याज अनुदान देने की शुरुआत की। तो जो हमारी सारी स्कीम्स हैं, जैसे अभी सहकार से समृद्धि में अगर वो अपनी तरफ से गैस एजेंसी चलाना चाहें, पेट्रोल पंप का संधारण करना चाहें, अपनी नई दुकान खोलना चाहें, खाद बीज का काम करना चाहें, जो कृषि से जुड़े हुए काम हैं, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर है, वो चलाना चाहते हैं, तो जो कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उसका आधार सहकारिता बने, वो अपने FPOs चलाना चाहें, जो फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आ जाते हैं तो वो एक गतिविधि के लिए अपना कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, हर सदस्य 2000 देता है, और जो उनकी अपनी राशि है उससे मैचिंग अमाउंट जो है FPO को भारत सरकार देती है। तो ये इस तरह की मुहिम है जिसमें वो अपना स्वयं का कोई व्यवसाय FPO के माध्यम से अगर करना चाहेंगे तो उनको सहूलियत हो जाती है। जी। तो आप यूँ सीधो सीधो समझ सका कि सहकारी बैंक और जो भी समितियां हैं वो सहकारिता को एक तरह से माध्यम है अपना जो भी व्यवसाय है या किसान भाई भी से जोड़वा के लिए। तो सहकारी समितियां और सहकारी बैंका ने मजबूत करवा के लिए कई नई पहल की जा रही है। जो इनको पहल करने के लिए भारत सरकार ने सहकार से समृद्धि योजना में किया है और राज्य सरकार ने मिलकर किया है। एक तो जो अधिनियम में गैप थे उनको दूर करना, एक नई सहकारिता से जुड़ी हुई नीति भारत सरकार पर बनाने की घोषणा उन्होंने की। जो हमारे सारे प्राथमिक सहकारी समितियां हैं उनके कार्यकरण के लिए एक जो लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, उनके अपने मॉडल बायलॉज जो हैं वो भारत सरकार ने बना के दिए, जिनको हमने अंगीकृत किया। तो एक तरह का ऐसा फ्रेमवर्क बने जिससे जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, आप ये मान के चलिए कि ये जो पूरा बैंकिंग सेगमेंट है उसमें प्राथमिक सहकारी समिति खुद भी एक बैंक की तरह काम करती है। वो अपने सदस्यों की मिनी बैंक के तौर पर उनके जमा राशि को लेकर उसे फर्दर इन्वेस्ट करती है और उसका बेनिफिट अपने सदस्यों तक पहुंचाती है। तो जब आप एक बैंक की तरह काम करते हैं तो आपको एक बैंकिंग फ्रेमवर्क में भी होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन में भी होना चाहिए। तो RBI के माध्यम से हम कैसे इनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करें, उनको RBI की गाइडलाइन के नेटवर्क पर कैसे लेकर आएँ। बहुत सारी हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनके माध्यम से लोग एक समूह में एकत्रित होकर अपना पैसा इकट्ठा करके उसके माध्यम से एक दूसरे की मदद करते हैं, जो सहकारिता का मूल मंत्र है। लेकिन ये कैसे सुरक्षित तरीके से हो और कैसे इसका फ़ायदा भी लें और उसमें किसी तरह का घपला घोटाला गबन ना हो, उसकी भी चिंता सरकार को रहती है। तो ये सभी प्रयास किए गए हैं कि बैंकिंग सेक्टर को एक सुदृढ़ तरीके से एक लीगल फ्रेमवर्क से ऐसे जोड़ें कि जनता का विश्वास इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बना रहे और इनके माध्यम से ये अपने ही बैंक के तौर पर एक दूसरे की जो क्रेडिट नीड्स हैं उसको सप्लीमेंट करते रहें। जी हाँ, कि थे अभी खुद ही बोला कि एक पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बैंक को जो काम है वो एक माध्यम की तरह है, माध्यम बीच में बने हुए हैं। तो जो डिजिटलाइजेशन है वो कितनों ही में योगदान कर सके है कि जो काम आप कर रहे हैं सहकारी समितियां या सहकारी बैंक कर रहे हैं भी में पारदर्शिता भी बनी रहे और लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ई के लिए कई प्रयास देखिए, ये जो एक पैक्स कंप्यूटराइजेशन का मैंने आपको बताया कि सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में कंप्यूटर देना, उनको कंप्यूटर पर काम करना सिखाना, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए एक सिस्टम इंटीग्रेटर हमने लाया है। और ये प्रयास कर रहे हैं कि प्राथमिक सहकारी समितियां जो
अल्पकालीन ऋण के लिए केंद्रीय बैंक सहकारी बैंक से जुड़ी हुई है, उनका अनुदान, उनका जो अपेक्स लेवल से जुड़ाव है, इन सभी में जो योजनाओं का क्रियान्वयन है उसमें पारदर्शिता तभी हो सकती है जब सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ जुड़े हुए हों। तो हमारा शीर्ष बैंक जुड़ा हुआ है, हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मेरा भूमि विकास बैंक नहीं जुड़ा हुआ है, हमारी प्राथमिक समितियां नहीं जुड़ी हुई हैं, तो एक तरह से वो एक शुरुआत से लेकर आखिर तक अगर हम सभी नेटवर्क में आने वाले जो हमारे चैनल्स हैं उनको एक साथ एक लूप में नहीं लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है। तो पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए पैक्स का कंप्यूटराइजेशन, साथ ही साथ रजिस्ट्रार ऑफिस का कंप्यूटराइजेशन, और इसके साथ जो हमारे भूमि विकास बैंक और उनका जो स्टेट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंप्यूटराइजेशन, ये एक साथ पैरेलल तीनों एक्सरसाइज चल रही हैं। और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि जो आरबीआई के डायरेक्शन है, नाबार्ड के डायरेक्शन है, जो क्रेडिट एजेंसी हमारी क्रेडिट नीड को सप्लीमेंट करती हैं, उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं, उन सब पर खरा उतरते हुए हम ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ई चैनल के माध्यम से न सिर्फ क्रियान्वयन करेंगे बल्कि उनके आगे के जो ऑडिट हैं वो भी हम उसी के माध्यम से करेंगे, ताकि सब कुछ पारदर्शी तरीके से जनता के बीच में, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो एक तरह से मैं कहूँगी कि जितने सदस्य हैं वो मिलके खुद बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन भी वो खुद करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं चुने हुए सदस्य, वो दूसरे सदस्यों को भी पता होना चाहिए, उनकी समझ में भी होना चाहिए, तभी वो सही समय पर अगर कोई बात गलत हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। बिल्कुल जी, या कि लोगों के द्वारा चुनी गई संस्था भी हो सके, यानी लोगों के द्वारा बनाई गई भी हो सके। आपने भारत देश ने युवा शक्ति को देश बोलियो जावे, तो बहुत सारा युवा भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो महिलावां ने और युवा ने सहकारिता से जोड़वा के लिए और कई प्रयास हो रहे हैं। एक प्रयास तो राजस्थान सरकार ने ये किया कि जो हमारे सभी खंड स्तर हैं उस पर हमको महिला सोसाइटीज़ का गठन करना है जी। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं कहूँगी कि इस वर्ष में हमारा प्रयास रहेगा कि जो बचे हुए ब्लॉक्स हैं उन पर भी हम महिला समितियां बना दें, और उनके लिए एक प्रोत्साहन राशि भी रखी गई राजस्थान सरकार की तरफ से। तो महिलाओं में जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं उनका अपना एक राजस्थान महिला निधि बैंक जो है वो पिछले 3 साल से कार्यरत है। हमने ये प्रयास किया कि उनकी मेंबरशिप हमने अपने अपेक्स बैंक में उनको जोड़ लिया। तो उस नेटवर्क पर जितने हमारे 49 लाख हमारे जो परिवार जुड़े हुए हैं, जो महिलाएं ही जुड़ी हुई हैं, उनसे हम डायरेक्टली उनको हम क्रेडिट, उनकी जो क्रेडिट नीड्स हैं, अभी हमने उनको 100 करोड़ का लोन दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम है जिसमें हमारा प्रयास है कि महिलाएं भी हमारे नेटवर्क से लाभान्वित हों, और साथ ही साथ जो युवा साथी हैं उसका जो अभी इस वर्ष का बजट अनाउंसमेंट है कि जो 2500 बची हुई पंचायतें हैं उन पर हमें नए पैक्स बनाने हैं, और जो हमारे बने हुए पैक्स हैं उस पर हमें और उसकी मेंबरशिप बढ़ानी है। तो चाहे वो एम पैक्स हमारा है, चाहे वो डेयरी का है, चाहे वो फिशरीज़ का है, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत रोज़गार की संभावनाओं से भरे हुए हैं। तो इस पे हमारे युवा को भी उसके साथ होना चाहिए। तो ये हमारा प्रयास है कि ये वर्ग भी हमारे सहकारी जो आंदोलन है उसका आधार बने, उसके साथ में जुड़े। सही बात है कि अगर युवा अभी से आपकी सहकारिता के साथ जुड़ जाए तो भविष्य अगर आपा देखा तो भी में 4 चांद ही लग जाएगा। अगर आप बात करा ग्रामीण विकास की, वो तो संभवतः सहकारिता से हो ही रहे, कहीं शहरी इलाका में भी इको कुछ प्रभाव देखने मिलेगा। देखिए, जो हमारे बैंकिंग और जो हमारा मार्केटिंग और प्रोसेसिंग, जो हमारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं वो सभी तरह से काम करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो ये प्राथमिक सहकारी समितियां हमारी हो गई जो मददगार होती हैं। शहरी क्षेत्र में जो हमारे अपने दूसरे सेगमेंट्स हैं, जो दूसरे वर्टिकल्स हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कॉन्फेड है, वो उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। आज राजस्थान में जितना मेडिकल का काम होता है, जो दवाइयों का काम पब्लिक सेक्टर में हो रहा है, उसमें हमारा अपना एक मुख्य आधार जो है कॉन्फेड का, वो इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना है। हमारे जितने बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो हमारी क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, जो अलग अलग तरह के सहकारिता से जुड़े हुए हमारे दूसरे संगठन हैं, वो सब अर्बन क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और उनका प्रयास ये है कि वो जिस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए अपने आप को पंजीबद्ध कराते हैं,
उस क्षेत्र में आपस में एक दूसरे से जुड़ते हुए बेहतर तरीके से उस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकें और एक दूसरे के लिए मददगार साबित हो सकें। जी मंजू जी, एक सवाल भी मन में आवे है कि जब आप छोटा व्यवसायिया की बात करें और शुरू में आपने बात की कि जो पूंजी है बी की कमी आपने पास हो सके है, अगर आपने कोई नया व्यवसाय शुरू करना है तो सहकारिता के माध्यम से छोटा व्यवसाय के लिए कोई सब्सिडी की व्यवस्था या कोई वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था है कहीं? बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो सहकार से समृद्धि की विभिन्न पहलों में रखी गई हैं। मुख्य तौर पर तो जैसे मैंने आपको बताया कि अल्पकालीन ऋण जो हम देते हैं और जो मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की बात हम भूमि विकास बैंक के माध्यम से करते हैं, उसमें स्वरोजगार से जुड़े हुए, उद्यमिता से जुड़े हुए किसी भी तरह के व्यवसाय को अगर वो चलाना चाहते हैं तो 50,000 से लेके 1 लाख 2 लाख, अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में था, इस बजट में भारत सरकार ने जो किसान क्रेडिट कार्ड हम उपलब्ध कराते हैं अपने किसान भाइयों को क्रेडिट नीड्स को सप्लीमेंट करने के लिए, उसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। ऐसे ही जैसे गोपाल क्रेडिट कार्ड मैंने कहा पिछले वर्ष का हमारा इनिशिएटिव था, उसमें जो लाभान्वित परिवार हैं उनकी संख्या बढ़ाकर इस वर्ष 2.5 लाख कर दी गई है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें जिन संभावनाओं पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप अपने लिए अपना जीविकोपार्जन करते हुए दूसरों को भी मददगार साबित हो सकते हैं। वो आपका कृषि से जुड़ा हुआ कोई क्षेत्र हो सकता है, सहायक गतिविधि हो सकती है, और अकृषि क्षेत्र जो हमारा है जिसमें जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन्स हैं वो अगर कुछ करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जो एक बृहत अन्न भंडारण स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल का एक पार्ट है, उसमें पिछली बजट में राजस्थान सरकार ने 150 क्रेडिट ऐसे जो हमारे गोडाउन्स हैं वो बनाने के लिए सप्लीमेंट किया क्रेडिट नीड्स को, और ये एक तरह से पूरा अनुदान आधारित स्कीम था। और इस वर्ष फिर से अनाउंस किया है कि 500 मैट्रिक टन, 250 मैट्रिक टन, 100 मैट्रिक टन के एक मतलब व्यवस्था जो जिनके पास जैसी ज़मीन की उपलब्धता है उन सहकारी समितियों को राजस्थान सरकार उस क्षेत्र में आगे बढ़कर 12 लाख 25 लाख इस तरह की सहायता उनको उपलब्ध कराती है। जी। और चलता चलता आपसे एक सवाल और बने हैं कि जिया कि आप सब समझा जो अपनो युवा है वो रोजगार के पीछे भागे और हर एक की पसंद होवे कि भाई आपने सरकारी विभाग में नौकरी मिल जाए, लेकिन कहीं सहकारिता के माध्यम से स्वरोजगार ने भी बढ़ावा दिया जा सके। सहकारिता का तो मूल मंत्र ही एक दूसरे के लिए सहयोग से काम करना है, और उसका जो मूल आधार है वो बेहतर जीवन बनाना। तो बेहतर जीवन की बात करते ही संसाधन कैसे बेहतर हो, आपका जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो, ये एक तरह का हमारा मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो उस दिशा में जाते हुए स्वरोजगार के लिए जैसे मैंने कहा बहुत सारी स्कीम्स में आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है, वो सस्ती दर पर सरकार दे रही है। जैसे राजस्थान महिला निधि जो बैंक है उसके माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को सहयोग मिलता है उसमें राजस्थान सरकार ने 2.5% रखा हुआ है, जो बहुत ही मिनिमल लेवल पर है। बाकी सारा इंटरेस्ट सबवेंशन जो है, ब्याज अनुदान, वो राजस्थान सरकार देती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे तरीके हैं, हमारे अपेक्स बैंक की और DCCBs की ऐसी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें अगर वो अपना स्वरोजगार प्रारंभ करना चाहें तो उनको सस्ती दर पर ऋण देते हैं। पिछले वर्ष आजीविका ऋण योजना प्रारंभ की गई थी, और फिर उसके बाद जो अभी गोपाल क्रेडिट कार्ड है, ये सारी जो हमारे स्कीम्स हैं एक के बाद एक, उसका मुख्य मंतव्य यही है कि हम आपको पैसा देंगे और आप वो काम करिए जो आपके मन का है, और आप उसमें खुद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करते हुए दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर की व्यवस्था कर सकें। तो सही मायने में 2025 सहकारिता से समृद्धि वर्ष घोषित हो ही गयो है, और ऐसी अपनी संभावनाएं भी है, और आप चाहवा भी यहाँ की भाई सहकारिता जो है वो आपने देश ने आगे लेकर जाए। मंजू राजपाल जी, थाने धन्यवाद देना चाह कि इतनी चौखी जानकारी आपने दर्शका के सामने रखी, और आज मैं चाला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा। राम राम सा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो DAP से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीज उपचार में करें।
कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा।